Hello friends, welcome to another video tutorial, and in this video we are going to discuss about एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम। इस वीडियो के अंदर हम एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में देखेंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट, जिसे मोस्ट एडवांस प्लांट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, यह पुष्पीय पादप समूह के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट्स किंगडम। अगर हम बात करें इसकी व्यापकता की, तो पूरे विश्व भर के अंदर इसके लगभग 64 ऑर्डर, 416 फैमिलीज, लगभग 13,000 जेनेरा और 3 लाख जातियां पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में इसके लगभग 17,527 जातियां, 296 सब स्पीसीज और लगभग 2,215 वैरायटीज़ भारत के अंदर पाई जा रही है। दोस्तों, एंजियोस्पर्म पादप ग्रुप सॉइल या फिर लैंड के ऊपर पाए जाने वाला वेल डेवलप्ड प्लांट ग्रुप है। इससे पहले भी कुछ प्लांट्स ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे हम बात करें शैवालों की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइटा की, तो वो पादप समूह कुछ जलीय क्षेत्रों में, कुछ उभयचरी के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप एक ऐसा पादप समूह है जो स्थलीय क्षेत्रों पर स्थलीय आवास में पाए जाने के लिए वेल डेवलप्ड मॉडिफाइड है। एंजियोस्पर्म पादप के पास सीड अर्थात बीज बनते हैं। यह सीड बेयरिंग प्लांट्स है और हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म पादप के अंदर भी बीज का निर्माण होता है। बस एक बात का अंतर है यहाँ पे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो बीज बनते हैं वो नग्न प्रकार के होते हैं, मतलब बीज के आवरण का अभाव पाया जाता है। सीड के चारों ओर फल या फल भित्ति का, पेरिकार्प का अभाव पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप के अंदर बीज के चारों ओर फल भित्ति अर्थात फल उपस्थित होता है। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक प्रकार की होती है। हमें पता है कि दो प्रकार की पादप अवस्थाएं पाई जाती है। एक होती है गैमेटोफाइटिक युग्मोद्भिद अवस्था और दूसरी होती है स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्भिद अवस्था। यहाँ पे एंजियोस्पर्म पादप के अंदर जो अवस्था उपस्थित रहती है, जो लाइफ फेज पाया जाता है, वह स्पोरोफाइटिक प्रकार का होता है। और इसकी गुणिता की अगर बात की जाए तो यह द्विगुणित प्रकार की होती है। एंजियोस्पर्म पादप के अंदर रूट, स्टेम, लीफ उपस्थित पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड प्रकार की संरचना होती है। फ्लावर एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें उपस्थित पाया जाता है। और यहाँ पे जो सीड है, ये सीड फ्रूट के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है, मतलब यहाँ पे फल का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म पादप हर्ब, शर्ब, ट्री तीनों अवस्थाओं के अंदर ही देखने को मिलता है। अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट की, तो वोल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पादप है। वहीं अगर हम लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो यूकेलिप्टस, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट का एग्जाम्पल है। अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में। तो मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म को दो ग्रुप के अंदर बांटा जा सकता है। एक तरफ मोनोकोट को शामिल करते हैं, दूसरी तरफ डाइकोट को। हिंदी में इसे कहा जाता है एक बीजपत्री पादप व द्विबीजपत्री पादप। यहाँ मुख्यतः दोनों के अंदर डिफरेंस देखा जाए तो नाम से पता चल रहा है कि मोनोकोट प्लांट्स में कोटिलिडीन की संख्या 1 होती है, वहीं डाइकोट प्लांट्स में कोटिलिडीन की संख्या 2 होती है। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर जो लीफ देखने को मिलती है वो फीते के समान या फिर भाला के समान लैंक्यूलेट संरचना के अंदर लीफ पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें डाइकोट प्लांट्स की, तो डाइकोट प्लांट के अंदर कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है। यहाँ पे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मोनोकोट के अंदर जो लीफ पाई जाती है वो पिन्नेट फॉर्म में पाई जाती है, वहीं डाइकोट प्लांट्स के अंदर पैल्मेट फॉर्म में लीफ देखने को मिलती है। वेनेशन की बात की जाए तो मोनोकोट लीफ के ऊपर, मोनोकोट प्लांट्स की लीफ पर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर पैरेलल वेनेशन के अंदर जो शिराएं निकलती है वो लीफ बेस से लेकर लीफ एपेक्स तक समानांतर रेखाओं के रूप में बढ़ती है। वहीं अगर डाइकोट प्लांट की लीफ की बात की जाए तो डाइकोट प्लांट्स पर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो मोनोकोट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो यादृच्छिक रूप से फैले रहते हैं, वहीं डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स है वो हमें रिंग फॉर्म के अंदर अरेंज्ड देखने को मिलते हैं। मोनोकोट के अंदर कैलेक्स कोरोला की जो संख्या होती है वो 3 अथवा 3 के गुणज में पाई जाती है, वहीं डाइकोट प्लांट्स के अंदर कैलेक्स कोरोला इनकी संख्या 4 अथवा 5 इस प्रकार से भी देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमें पता है कि
एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामेन का निर्माण होता है। स्टामेन जो मुख्य रूप से दो भागों में विभेदित रहता है। इसका ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है एंथर, और ये जो नीचे वाला भाग है इसे कहा जाता है फिलामेंट। जो एंथर है, इस एंथर के अंदर पोलन मदर सेल उपस्थित पाई जाती है जिसे पीएमसी सेल कहते हैं। और इस पोलन मदर सेल जो कि स्पोरोफाइटिक प्लांट का भाग होने के कारण द्विगुणित अवस्था रखता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके बाद अगुणित प्रकार के पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ये जो पोलन ग्रेन बनते हैं, ये पोलन ग्रेन फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ से अब गेमेटोफाइटिक अवस्था शुरू हो चुकी है। जो द्विगुणित अवस्था थी वो द्विगुणित अवस्था अब अगुणित अवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। इस कारण इसे फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। इस पोलन ग्रेन के द्वारा पोलन ट्यूब का निर्माण होता है जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ हम यहाँ पे यह भी देख लेते हैं कि जब पोलन ट्यूब का निर्माण होता है तो उस पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन के विभाजन के द्वारा दो मोटाइल मेल गेमेट्स का निर्माण होता है। वहीं अगर हम बात करें आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में एंजियोस्पर्म प्लांट में पिस्टल अथवा कार्पल का निर्माण होता है। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से तीन भागों में विभेदित रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला भाग है इस भाग को कहा जाता है स्टिग्मा, और ये जो फूला हुआ भाग है इस फूले हुए भाग को कहा जाता है ओवेरी। ओवेरी और स्टिग्मा के बीच का ये जो पार्ट है इस भाग को कहा जाता है स्टाइल। पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि मेल गैमेट्स के रूप में पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। वो जो पोलन ग्रेन पोलिनेशन के द्वारा इस स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर नमी प्राप्त करके जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। अंकुरण के द्वारा पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है जो स्टाइल से होते हुए ओवेरी तक पहुँचती है। और इस ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक उपस्थित रहता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट साइड में, ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है और ये एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है। इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक उपस्थित रहते हैं। डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो 3 कोशिकाएं हैं इन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। बीच में द्विकेंद्र की एक कोशिकीय पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित रहती है और यहाँ पे माइक्रोपाइल की ओर राइट व लेफ्ट सिनेरिड सेल्स और इसके बीच में एक एग सेल उपस्थित पाया जाता है। तो 3, 6 और 2 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय अवस्था के अंदर एम्ब्रियो सैक इस ओव्यूल्स के अंदर पाया जाता है। पोलन ट्यूब के अंदर आने वाला मेल गैमेट ओवेरी में प्रवेश करके ओव्यूल के भीतर उपस्थित एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है। तो यहाँ पे जो फ्यूजन की क्रिया होती है वो इस एम्ब्रियो सैक के भीतर कंप्लीट होती है, जिसके बाद में एक द्विगुणित रचना जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो ओवेरी है उस ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं और इसी तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन कर देती है और जो ओवेरी है वो ओवेरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर देती है। आगे की स्लाइड में देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में कि हमने देखा कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप और एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप दोनों के अंदर ही पोलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। पोलिनेशन की प्रोसेस मतलब किसी एक प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनने वाले पोलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पोलिनेशन की प्रोसेस कहा जाता है। यह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों प्लांट ग्रुप में देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी नवास्चिन के द्वारा दी गई और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद द एग सेल टू फॉर्म द एम्ब्रियो एंड ऑफ द अदर स्पर्म विद द पोलर फ्यूजन न्यूक्लियस टू गिव राइज
टू द एंडोस्पर्म। मीन्स एक तरफ एक मेल गैमेट जो कि पोलन स्पर्म, दूसरे फीमेल गैमेट मीन्स एग सेल के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करता है जो आगे जाकर भ्रूण का निर्माण करता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा मेल गैमेट है वो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो एक फर्टिलाइजेशन की एक फ्यूजन की प्रोसेस यहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर द्विगुणित रचना जाइगोट का निर्माण करता है। वहीं दूसरी तरफ पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है जो कि पोलर न्यूक्लियाई के द्विगुणित अवस्था के मेल गैमेट के अगुणित अवस्था के साथ फ्यूजन के कारण एक त्रिगुणित रचना का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है ये आगे जाकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है जो कि ट्रिप्लोइड नेचर की होती है। वहीं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है जो कि बीज का निर्माण करता है और ये बीज द्विगुणित प्रकार का होता है। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इस डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर पहला फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट का दूसरे फीमेल गैमेट के साथ और दूसरा फर्टिलाइजेशन दूसरे मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है। इस कारण इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है। और यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान पोलर न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है के साथ फ्यूज होकर एक ट्रिप्लॉइड संरचना का निर्माण करती है। इस कारण इसकी प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस भी कहा जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो क्या कुछ चेंजेस यहाँ देखने को मिलता है उसे देख लेते हैं। पहले पॉइंट्स में हमने यहाँ शामिल किया है कि फर्टिलाइजेशन से पहले एक पुष्प के ऊपर सेपल, पेटल, स्टामेन, स्टाइल, स्टिग्मा ये सब रचनाएं देखने को मिलती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में ये सब रचनाएं जो कैलेक्स और कोरोला है वो पुष्प से झड़ जाती है। ओवेरी जो है वो ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का निर्माण करता है। जो एग सेल थी वो एग सेल जाइगोट का निर्माण करती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे जो फ्यूनिकल था वो स्टाक ऑफ द सीड के रूप फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जो न्यूसेलस है वो वहाँ पे पेरिस्पर्म के फॉर्म में बना रहता है और वो भी बाद में कंज्यूम हो जाता है। इंटेग्यूमेंट की अगर बात की जाए तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट था वो सीड कोट का निर्माण कर देता है। यहाँ आउटर इंटेग्यूमेंट के द्वारा टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट के द्वारा टैगमेन का निर्माण होता है। इसके अलावा जो ओव्यूल के अंदर सेनेरेट सेल्स थी वो सारी डिजनरेट हो जाती है। सेकेंडरी न्यूसेलस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो एंटीपोडल सेल्स थी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी डिजनरेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप के बारे में कुछ सामान्य बातों की बात की है, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर जो लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, इस लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है, जहाँ पे डोमिनेंट फेज के अंदर स्पोरोफाइटिक अवस्था और पुष्प के निर्माण के दौरान गैमेटोफाइटिक अवस्था और आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइटिक अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो पहले 2n बाद में n फिर 2n अवस्था देखने को मिलती है। इस कारण इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।